भाग 1 में हमने देखा विराटनगर का दयालु राजा चंद्र प्रताप अपनी प्रजा का रक्षक होते हुए भी अपने ही मंत्री शीशपाल की कुटिल चाल का शिकार बन गया। संजीवनी मंत्र से मृत नाग को जीवित करने की कोशिश ने उसका शरीर छीन लिया और उसकी आत्मा नाग में कैद हो गई। उधर शीशपाल राजा का रूप धारण कर गद्दी पर बैठ गया और छल से पूरे राज्य का स्वामी बन गया। रानी को रहस्यमयी आवाज ने सचेत किया और वह दासी संघ रात के अंधेरे में महल से भाग निकली, पर जंगल में नरभक्षियों के बीच जा फंसी। जब उसकी बलि चढ़ने ही वाली थी तभी आकाश से उतरा एक विशाल गिद्ध और उसे अपने पंजों में उठा ले गया। इसी बीच राजा चंद्र प्रताप ने नाग की देह छोड़ एक घायल तोते के शरीर में प्रवेश कर लिया, लेकिन भाग्य ने उसे शिकारी के जाल में फंसा दिया। अब असली राजा पिंजरे में कैद एक तोते के रूप में तड़प रहा था। अगर आपने इसका भाग 1 नहीं देखा तो पहले उसे देखिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब आगे घर पहुंचकर उसने जाल उतारा और जमीन पर पटक दिया। जाल में फड़फड़ाता हुआ बड़ा और सुंदर तोता देखकर उसकी पत्नी की आंखें चमक उठीं। वह बोली, अरे आज तो अच्छा शिकार मिला है। उसने तुरंत तोते को पिंजरे में डाल दिया। शिकारी ने हांफते हुए पूरी कहानी पत्नी को सुनाई। मैंने रात को जाल बिछाया था, जैसे ही यह तोता फंसा तभी मेरी नजर उस भयंकर सांप पर पड़ी। भगवान की दया थी कि वह मरा हुआ था, वरना आज मैं जिंदा घर न लौटता। यह सुनते ही पत्नी की सांस रुक गई। वह कांपते हुए बोली, हे भगवान, यह तो तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा रही। अगर सांप जिंदा होता तो आज मेरा सुहाग उजड़ जाता। शिकारी ने कहा, हाँ, मैंने आव देखा न ताव, जाल समेटा और भाग निकला। अभी भी वह दृश्य याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पत्नी ने पिंजरे में पड़े तोते को देखा और प्रसन्न होकर बोली, ये तोता तो बड़ा सुंदर है, आज मजा आ जाएगा। थोड़ी देर बाद शिकारी ने अपना चाकू उठाया और पत्थर पर घिसने लगा। उसकी आंखों में धार की चमक दिख रही थी। जैसे ही उसने पिंजरे में हाथ डाला, तोता जोर से चीख उठा, मुझे मत मारो, मत मारो, पहले मेरे घावों पर औषधि लगाओ, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। यह सुनते ही शिकारी का हाथ वहीं रुक गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपने जीवन में कभी नहीं सुना था कि कोई तोता इस तरह इंसानों की भाषा में विनती करे। उसने हड़बड़ाकर पिंजरे का दरवाजा बंद किया और दौड़ता हुआ पत्नी के पास पहुंचा। हांफते हुए बोला, सुनो, इस तोते ने बात की है। उसने वादा किया है कि हमें मालामाल कर देगा। पत्नी की आंखें आश्चर्य और लालच से चमक उठीं। उसने विस्मित स्वर में कहा, क्या सचमुच इस तोते ने ऐसा कहा? शिकारी ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल सच। ये कोई साधारण पक्षी नहीं है। लगता है ये किसी पूर्व जन्म का विद्वान या पंडित है, किसी श्राप से पक्षी बना है। पत्नी ने तुरंत कहा, तो फिर इसे मारना पाप होगा, हमें इसकी सेवा करनी चाहिए। शिकारी ने राहत की सांस ली और बोला, ठीक कहा, आओ इसके घावों की मरहम पट्टी करें। फिर वह औषधियां लाया और तोते के घावों पर लेप लगाया। कुछ ही दिनों में तोता स्वस्थ हो गया। पत्नी उसे रोज समय पर दाना पानी देती, प्यार से बोलती। धीरे धीरे वह तोता उनके घर का सदस्य जैसा हो गया। एक दिन शिकारी उत्सुक होकर उसके पास बैठा और बोला, भाई, तुम पक्षी रूप में हो पर बात इंसानों जैसी करते हो। सच बताओ, तुम कौन हो? पत्नी भी बगल में बैठी थी। उसकी आंखों में भी जिज्ञासा थी। दोनों सांस रोककर तोते के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। तोते ने एक लंबी और भारी सांस ली। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा छलक आई। वह बोला, मेरी कहानी बड़ी दुख भरी है। तुम सुनकर भी क्या करोगे? तुमने मेरे घावों को भरा है, यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। शिकारी ने अधीर होकर कहा, नहीं, हमें जरूर बताओ, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तुम कौन हो? कौन सा दुख झेल रहे हो? तोते ने धीमे स्वर में कहा, मेरे दुख मेरे साथ बंधे हैं। जब तक भाग्य की यह काली रेखा समाप्त नहीं होगी, कोई मेरी सहायता नहीं कर सकता। पर मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन मेरे दुखों का अंत अवश्य होगा। शिकारी बेचैन हो उठा। उसने आगे झुकते हुए पूछा, पर आखिर ये दुख कौन से हैं? तुम किस पीड़ा की बात कर रहे हो? हमें स्पष्ट बताओ। तोता कुछ पल मौन रहा। उसकी आंखों में पुरानी यादों की ज्वाला चमक उठी। शिकारी की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। तोता बने हुए राजा चंद्र प्रताप ने गहरी सांस ली और कहा, सुनो, मेरी कहानी साधारण नहीं है। मैं कोई पक्षी नहीं, एक राजा हूं, विराटनगर का राजा चंद्र प्रताप। पर मेरे ही मंत्री ने छल करके मेरी आत्मा को इस शरीर में कैद कर दिया। उसकी बातें सुनकर शिकारी और उसकी पत्नी की आंखें फटी की फटी रह गईं। दोनों ने हाथ जोड़ लिए। महाराज, ये तो गरीब की झोपड़ी है। हमें बहुत दुख है कि आपको ऐसे दिन भी देखने पड़े। बताइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं?
तोते की आंखों में नमी छलक आई। वह बोला, मुझे यहाँ कोई दुख नहीं, पर अगर तुम मुझे इस पिंजरे में डालकर चंद्रपुर के महाराज शीलभद्र के दरबार तक पहुंचा दो तो विश्वास रखो मैं पुनः अपना राज्य पाकर तुम्हें जागीर और सुख संपत्ति दूंगा। शिकारी ने झुककर कहा, जैसा आप चाहें महाराज, हम सुबह होते ही निकलेंगे और कल शाम तक चंद्रपुर पहुंच जाएंगे। अगले दिन जैसे ही सूरज ढला, शिकारी के हाथ में पिंजरा झूल रहा था और उसके कदम चंद्रपुर के महल की ओर बढ़ रहे थे। महल के द्वार पर पहुंचकर वह ऊंची आवाज में पुकारने लगा, देखो देखो, निराला तोता, पंडित और ज्ञानी, जो हर झगड़े का फैसला करता है, कीमत केवल 10 मुद्राएं। भीड़ उमड़ पड़ी। लोग आश्चर्य से पिंजरे में झांक झांक कर देखने लगे। कैसा तोता है ये, सचमुच बोलता है। खबर महल तक पहुंची। राजा शीलभद्र ने सिपाहियों को आदेश दिया, उसे दरबार में लाओ। दरबार में शिकारी ने पिंजरा सामने रखा और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने पूछा, शिकारी, सुना है तुम्हारा तोता न्याय करता है, क्या यह सच है? शिकारी ने उत्तर दिया, जी महाराज, आजमा कर देख लीजिए। राजा मुस्कुराए, और हमने सुना है कि यह पंडित जैसा ज्ञानी भी है। शिकारी ने सिर झुका दिया, हाँ, यह भी सत्य है। राजा ने पूछा, तुम इसकी कितनी कीमत चाहते हो? शिकारी ने हाथ जोड़ लिए, महाराज, मैं गरीब हूं, जो देंगे सिर माथे। राजा बोले, ठीक है, 10 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, लेकिन यदि यह सब झूठ निकला तो तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। शिकारी के पैरों तले जमीन खिसक गई, पर उसने कहा, मुझे मंजूर है महाराज। राजा ने सेवकों को बुलाया और आदेश दिया, शिकारी का प्रबंध करो, वह 3 दिन तक राज्य नहीं छोड़ेगा। तोते को सोने के पिंजरे में डाल दिया गया और उसे रत्न जड़े खंभे पर टांग दिया गया। इसी बीच सूचना आई, राज्य के पूर्वी भाग में जो विद्रोह भड़का था वह अचानक शांत हो गया। चारों ओर खुशखबरी थी। राजा ने मन ही मन सोचा, जब से यह तोता आया है मेरा भाग्य चमक उठा है। तीसरे दिन दरबार में एक विचित्र मुकदमा पेश हुआ। 4 व्यापारी, एक गोदाम और एक बिल्ली। व्यापारियों ने कहा, हम चारों की साझेदारी थी। हमने चूहों से रुई की रक्षा के लिए एक बिल्ली पाली थी और उसके 4 पैर हम चारों में बांट लिए थे। एक दिन बिल्ली के पिछले बाएं पैर को चोट लगी। उसका मालिक मैं था। मैंने मलहम लगाया और पट्टी बांधी। ठंड थी, अंगीठी में कोयले जल रहे थे। पता नहीं कब जख्मी पैर अंगीठी से छू गया और जलने लगा। बिल्ली दर्द से पागल होकर गोदाम में दौड़ी और जहां जहां गई रुई की गांठें जल उठीं। पूरा गोदाम राख हो गया। अब ये तीनों कहते हैं कि नुकसान मैं अकेला भरूं, क्योंकि पैर मेरा था। बाकी तीनों व्यापारी बोले, हाँ महाराज, वही दोषी है। अगर पैर में पट्टी न बंधी होती तो आग फैलती ही नहीं। चौथा व्यापारी हाथ जोड़कर विनती करने लगा, महाराज, बिल्ली हम सबकी थी, लाभ हमने बराबर बांटा तो घाटा भी सबका बराबर होना चाहिए। दरबार सन्न रह गया। दोनों पक्षों की दलीलें मजबूत थीं। राजा भी उलझ गए। फिर उनके मन में विचार आया और उन्होंने सेवक को कहा, तोते का पिंजरा लाओ। सभा शांत हो गई। पिंजरा खंभे पर रखा गया। राजा बोले, आज यह तोता न्याय करेगा, इसका फैसला मेरा ही फैसला माना जाएगा। सभी की आंखें तोते पर टिक गईं। तोता धीरे से बोला, जब तक बिल्ली अंगीठी के पास थी रुई को कोई हानि नहीं हुई। नुकसान तब हुआ जब उसका पट्टी बांधा पैर जल उठा। अब सोचो, वह जलती पट्टी रुई तक कैसे पहुंची? जख्मी बिल्ली अकेले इतनी दूर चल ही नहीं सकती थी। उसके 3 स्वस्थ पैर ही उसे घसीटकर गोदाम में ले गए। अतः नुकसान का कारण अकेला जख्मी पैर नहीं, बल्कि वे 3 स्वस्थ पैर भी हैं। इसलिए नुकसान की जिम्मेदारी सबकी बराबर है। उसका फैसला सुनकर दरबार स्तब्ध रह गया। हर कोई कह रहा था, क्या अद्भुत न्याय है। राजा शीलभद्र प्रसन्न हो उठे। सभा बर्खास्त हुई। दोपहर ढली। सोने का पिंजरा चमक रहा था। राजा ने तोते की ओर देखा और कहा, हे सुखदेव, तू मेरे लिए भाग्यवान है। जब से तू आया है राज्य में सुख शांति लौट आई है। बता, तू कौन है और तुझे ऐसा दिव्य ज्ञान कैसे मिला? तोते की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमे स्वर में कहा, महाराज, मैं कोई साधारण पक्षी नहीं, विराट नगर का राजा चंद्र प्रताप हूं। मेरे ही मंत्री ने छल करके मेरी देह छीन ली और मेरी आत्मा को इस पिंजरे में बांध दिया। राजा शीलभद्र का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने पीड़ा से कहा, वाह रे भाग्य, एक राजा दूसरे राजा के यहाँ पिंजरे में कैद है। तोता गहरी सांस लेकर बोला, महाराज, यह सब भाग्य का खेल है। जब तक समय का पहिया घूमकर न्याय न कर दे, मुझे इसी रूप में रहना होगा। महाराज, आपका मेरे प्रति जो प्रेम है वही मेरे लिए बहुत है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस अपनी रानी चाहिए। अगर आप मुझे उससे मिला दें तो मैं समझूंगा कि धरती का समस्त सुख मुझे प्राप्त हो गया।
राजा शीलभद्र ने तुरंत तसल्ली दी। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही अपने सेवकों को चारों दिशाओं में भेजता हूँ। ये सुनकर तोता बने चंद्र प्रताप की आंखों में चमक लौट आई। इतने दिनों बाद अपनी रानी से मिलने की आस ने उसके मन में नई जान फूंक दी। वह मन ही मन तरह तरह के सपने देखने लगा। पता नहीं मेरी रानी अब कैसी होगी, किस हाल में होगी, मुझे देखकर उसकी आंखें कैसी भर आएंगी। लेकिन इन मीठी कल्पनाओं के बीच मंत्री शीशपाल का ख्याल आते ही उसका सीना फिर आग से भर उठा। उसी दुष्ट ने हम दोनों को नदी के दो किनारों की तरह अलग कर दिया है, अब उसका अंत करना ही होगा। उसी शाम दूत निकल पड़े। चारों दिशाओं में सैनिक बिखर गए। चंद्र प्रताप उम्मीद की रोशनी में डूबा था। दूसरी ओर शिकारी अपने घर लौट चुका था। राजा के दिए इनाम को देखकर वह बार बार बुदबुदाता। तोते ने सच कहा था, उसने मुझे सच में मालामाल कर दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी समय गहरे जंगल में नरभक्षियों का अड्डा गूंज रहा था। वहां ढोल नगाड़े बज रहे थे, मशालें जल रही थीं। आज उनके लिए उत्सव का दिन था। आज देवी के सामने एक नहीं, दो बलि चढ़ने वाली थीं, रानी और उसकी विश्वास पात्र दासी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वे इसे भाग्यशाली दिन मानकर त्योहार की तरह मना रहे थे। रानी और दासी को फूलों से सजाया गया। गाजे बाजे के साथ जुलूस निकालकर मंदिर लाया गया। दोनों के दिल में भय की आंधी चल रही थी। आंखों के सामने मौत खड़ी थी। दोनों ने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें जीवन दान दीजिए। नरभक्षी उन्हें घेरे नाचते गाते रहे। फिर उन्हें एक ऊंची टोकरी पर बिठा दिया गया ताकि सब उनकी बलि को देवी का प्रसाद मानकर देख सके। सरदार ने देवी की स्तुति की, अंतिम प्रार्थना की और फिर तीर कमान उठाया। पूरा जमघट मौन हो गया। रानी और दासी ने आंखें बंद कर लीं। अब अगला पल उनका आखिरी होगा। लेकिन तभी आकाश से एक भयंकर गिद्ध बिजली की तरह झपटा और दोनों को अपने पंजों में पकड़कर उड़ गया। सभा में कोहराम मच गया। नरभक्षी घबराकर चिल्लाने लगे, देवी माँ की बलि चली गई, अब देवी हम पर क्रोधित होंगी। डरकर सब अपनी अपनी गुफाओं में भाग खड़े हुए। गिद्ध उन्हें दूर समुद्र किनारे एक सुनसान टापू पर ले गया। वहां उन्हें छोड़कर उसने जोर जोर से अपनी मादा को पुकारा। भोजन मिला है, पर मादा पक्षी न लौटी। इंतजार से बेचैन होकर नरगिद्ध उड़ गया। कुछ समय बाद रानी और दासी को होश आया। चारों ओर समुद्र की लहरें थीं, सन्नाटा था। उन्होंने कांपते दिल से चारों ओर देखा। न नरभक्षी न गिद्ध, बस पानी ही पानी। तभी दूर क्षितिज पर एक जहाज दिखाई दिया। दोनों ने घबराकर अपनी साड़ी के पल्लू आसमान में लहराए। नाविकों की नजर उन पर पड़ी। कप्तान ने छोटी नाव भेजी और उन्हें जहाज पर बुलवा लिया। रानी और दासी ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। कप्तान दयालु था, उसने खाना दिया, आश्रय दिया। थकी हुई दोनों नींद में डूब गईं। वह जहाज चंद्रपुर की ओर ही जा रहा था। तो दोस्तों, भाग 2 में हमने देखा कि किस तरह राजा चंद्र प्रताप तोते के रूप में न्याय कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर रानी और उसकी दासी नरभक्षियों के चंगुल से बचकर अब एक अजनबी जहाज पर चढ़ चुकी थीं। पर सवाल ये है, क्या यह जहाज उन्हें सच में सुरक्षित किनारे तक पहुंचा पाएगा, या उनके भाग्य में अब भी कोई और भयावह मोड़ लिखा है? क्या राजा और रानी की मुलाकात कभी होगी, या मंत्री शीशपाल की चालें फिर से सब बर्बाद कर देंगी? भाग 3 देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें।